हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है जनरल साइंस के पार्ट फिजिक्स से जो चैप्टर हमारा चल रहा है फोर्स एंड मोशन, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं गति के नियम, जिसमें हम आज न्यूटन की गति का दूसरा और तीसरा नियम डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कंटिन्यू वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। मैक्सिमम जो जनरल साइंस का सिलेबस है वो अपलोड कर दिया गया है। रिमेनिंग पार्ट भी मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है जल्द से जल्द अपलोड कर दिया जाए। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड मैटर देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल सके। तब मूव कर रहे हैं हम गति के दूसरे नियम की ओर। गति का दूसरा नियम क्या कहता है? गति का दूसरे नियम के अनुसार किसी भी वस्तु में संवेग के परिवर्तन की जो दर होती है, संवेग के परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा उसी दिशा में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तथा उसी दिशा में होती है। एग्जाम्पल दूंगा अभी आपको। जिस दिशा में बल लगाया जाता है, तो संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग क्या होता है? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। तो संवेग में परिवर्तन का मतलब है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन का मतलब है कि उसके वेग का बदलना, क्योंकि द्रव्यमान तो वही रहेगा वस्तु का। जैसे आप देखें, एक क्रिकेट की बॉल है, मान लो वो 500 ग्राम की है। ये बॉल है कितने ग्राम की? 500 ग्राम की। क्लियर? अब हम कह रहे हैं इसका संवेग बदले, इसका संवेग परिवर्तित हो, संवेग में परिवर्तन हो। तो संवेग में परिवर्तन का मतलब क्या है कि उसका द्रव्यमान थोड़ी बदल जाएगा। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। तो संवेग में परिवर्तन का मतलब है कि या तो द्रव्यमान बदले और या वेग बदले। या तो द्रव्यमान बदले या वेग बदले, तभी संवेग बदलेगा। तो संवेग में परिवर्तन का मतलब या तो द्रव्यमान बदले और या फिर वेग बदले। और वो क्रिकेट की बॉल अगर 500 ग्राम की है, वो तो 500 ग्राम की रहेगी, तो द्रव्यमान तो नहीं बदलेगा। इसका मतलब निश्चित रूप से उसका वेग बदलेगा। तो वेग में परिवर्तन के साथ ही संवेग में परिवर्तन हो जाएगा। अब संवेग में जो परिवर्तन होगा वो उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होगा। जैसे एक क्रिकेटर शॉट खेलता है, मान लो धीरे शॉट मारता है तो उसका वेग कम बदलता है। भाई उसने बल कम लगाया तो वेग कम बदला, वेग कम बदला तो संवेग भी कम बदलेगा। पूरा जोर से शॉट मारेगा, मतलब बल ज़्यादा लगा दिया तो फिर वो बॉल भी बहुत तेज़ी से जाएगी बाउंड्री की ओर। बल ज़्यादा लगा दिया तो इसका मतलब वेग भी ज़्यादा बदलेगा। वेग ज़्यादा बदलेगा मतलब संवेग भी ज़्यादा बदलेगा। संवेग भी ज़्यादा बदलेगा तो यही हम कह रहे हैं, बल ज़्यादा है तो संवेग ज़्यादा बदलेगा, बल कम है तो संवेग कम बदलेगा। क्लियर? तो दूसरा नियम यही कहता है, संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। तो F जो है समानुपाती है संवेग में परिवर्तन की दर के। तो अब द्रव्यमान तो उतना ही रहना है, m तो m ही रहना है।
वेग बदलेगा उसका, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, दर निकालनी है तो बट्टे में समय भी आ जाएगा। क्लियर? या हम यूँ सोच सकते हैं संवेग में परिवर्तन का मतलब क्या है, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, जहाँ v जो है वो अंतिम वेग है और u जो है वो प्रारंभिक वेग है। अंतिम संवेग, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, तो ये हो गया संवेग में परिवर्तन की दर लिखना है तो बट्टे में समय आ जाएगा, m कॉमन निकल जाएगा, v माइनस यू बट्टे टी आ जाएगा। संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो बल के समानुपाती होती है। अब m कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में आ गया v माइनस यू बट्टे टी, v माइनस यू बट्टे टी यानी वेग में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय, जिसको हम त्वरण बोलते हैं। ये सारी बातें मैंने पीछे बताई हुई हैं, इसको क्या बोलते हैं, त्वरण। तो ये बन गया त्वरण, ये बन गया त्वरण, त्वरण यानी a, तो F समानुपाती एम ए, जब समानुपाती का निशान हटाएंगे तो F बराबर के एम ए, जहाँ के जो है वो नियतांक है, और जब हम बल का सूत्र या मात्रक लिखते हैं तो इसका मान 1 मान लेते हैं, तो F बराबर एम ए लिख देते हैं हम लोग, F बराबर एम ए, F बराबर एम ए। क्लियर? बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो यहीं से ही इसका मात्रक बनाया जाता है। अब देख लो कैसे, m क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, a क्या है, त्वरण है, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय, तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और परिवर्तन में लगा समय भी क्या है, सेकंड, समय को भी सेकंड में मापेंगे तो सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड स्क्वायर को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो वो सेकंड इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा किग्रा मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। इसी को ही हम लोग न्यूटन बोलते हैं। यही बल का मात्रक है न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने ही ये सारी बातें बताई थी, बल और गति, ये न्यूटन की सारी एक्सप्लेनेशन की हुई है, तो इसका मात्रक हमने उसी के रिस्पेक्ट में ही न्यूटन रखा है, केजी मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ये मात्रक बन गया न्यूटन। ये देखो, मैंने 2 पद्धतियाँ आपको बताई थी, MKS और CGS। ये MKS पद्धति है, M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकंड। अगर इसी को मैं CGS पद्धति में बदलूं, C मतलब सेंटीमीटर, G यानी ग्राम, S यानी सेकंड, तो CGS पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है, बल का मात्रक डाइन होता है। अब आप CGS पद्धति बना के देखो, kg को ग्राम में बदलोगे तो 1000 ग्राम हो गया, ये ग्राम हो गया 1000 ग्राम, किलोग्राम के ग्राम लिख दिए। मीटर के सेंटीमीटर लिखूं, मीटर के सेंटीमीटर लिखूं तो 100 सेंटीमीटर लिखूंगा, 100 सेंटीमीटर लिख दिए। और सेकंड सेकंड ही है तो सेकंड इनवर्स स्क्वायर को सेकंड इनवर्स स्क्वायर ही रहने दो, सेकंड इनवर्स स्क्वायर ही रहने दो। तो ये किलोग्राम के ग्राम लिख दिए, मीटर के सेकंड लिख दिए, सेकंड इनवर्स स्क्वायर को सेकंड इनवर्स स्क्वायर ही रहा, क्योंकि ये सेंटीमीटर, ये ग्राम, ये सेकंड है। अब ग्राम सेमी सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ग्राम सेमी सेकंड इनवर्स स्क्वायर, इसको डाइन बोलते हैं, ये डाइन है, ग्राम सेमी सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ये 1000 इंटू 100 कितना हो गया, 1 लाख। 1 लाख का मतलब 10 की पावर 5 ग्राम सेमी सेकंड इनवर्स स्क्वायर, और इसी को हम लोग डाइन बोलते हैं। तो ये बन गया 10 की पावर 5 डाइन। और हम ये याद करते हैं कि 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। वो कैसे होता है वो आपके सामने है। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। कैसे होता है वो आपके सामने क्लियर कर दिया है। अब द्वितीय नियम से संबंधित उदाहरण देखें हम लोग। तृतीय नियम बहुत आसान है, मेन द्वितीय नियम ये है,
द्वितीय नियम से संबंधित उदाहरण देखें, क्या क्या उदाहरण यहाँ फॉलो होते हैं। पहला उदाहरण तो आता है, क्रिकेटर जो फील्डर है वो जब कैच लपकता है, कैच लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचता है या नीचे की ओर करता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, ये मान लो वो कैच कर रहा है, तो क्या करता है, जब कैच बॉल ऊपर से आ रही है, सपोज बॉल आ रही है ऊपर से, तो वो हाथ को थोड़ा पीछे ले जाता है, फिर कैच जैसे ऊपर है हाथ उसके थोड़ा पीछे ले जाता है उसको, फिर वो आराम से कैच कर लेता है उसको। तो इससे क्या होता है, क्या किया उसने, हाथ को थोड़ा पीछे ले गया, नीचे ले गया, तो उसने क्या किया, जस्ट टाइम बढ़ा लिया। अगर बॉल मान लो सीधी उसके हाथ में गिर जाती तो कम समय में गिरती, उसने क्या किया, इसको थोड़ा नीचे ले गया, नीचे ले गया तो उसने क्या किया, थोड़ा समय बढ़ा लिया। अब आप देखो, जब उसने समय बढ़ा लिया तो बल का मान कम हो जाएगा। समय जब वो बढ़ा लेगा तो बल का मान कम हो जाएगा, यानी उस स्थिति में गेंद पर लगने वाले बल का मान थोड़ा कम हो जाता है, तो गेंद जो होती है उसको चोट नहीं पहुंचाती, जिससे वो आसानी से कैच कर लेता है। अगर मान लो वो हाथ ऊपर ही रखता तो समय कम होता, समय कम होता तो बल ज़्यादा होता, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती हैं एक दूसरे के। समय कम होता तो बल ज़्यादा होता, बल ज़्यादा होता तो वो गेंद उसके हाथ को चोट पहुंचाती और हाथ से छिटक जाती, यानी कैच छूट जाता। इसलिए उसने क्या किया, जस्ट हाथ को नीचे ले गया, टाइम बढ़ा दिया, बल कम कर दिया, जिससे उसे चोट भी नहीं लगी और गेंद हाथ में भी आ गई। दूसरा जो इसका उदाहरण आता है, मान लो एक गेंद जो है वो 500 ग्राम की है और बंदूक की जो गोली है वो 100 ग्राम की है। बंदूक की गोली 100 ग्राम की है। अब बंदूक की गोली जो है वो गेंद से बहुत हल्की है, बंदूक की गोली गेंद से बहुत हल्की है, फिर भी इसको तो पकड़ लिया जाता है, बॉल को तो पकड़ लिया जाता है, लेकिन बंदूक की गोली को नहीं पकड़ा जा सकता। यानी इसको तो कैच कर लिया पर इसको कैच नहीं किया जा सकता। क्यों? यानी गेंद को आसानी से कैच किया जा सकता है, भारी गेंद को आसानी से कैच किया जा सकता है या आसानी से पकड़ा जा सकता है, पर हल्की बंदूक की गोली को आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता या इसे पकड़ना घातक हो सकता है। इसकी व्याख्या भी न्यूटन के दूसरे नियम से ही की गई है। तो न्यूटन के दूसरे नियम ने संवेग की धारणा को जन्म दिया था। ये अगर आपसे पूछ लेता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, न्यूटन का दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम जो है वो संवेग की धारणा को जन्म देता है, संवेग की धारणा को उत्पन्न करता है। अब आप देखो, ये भारी थी, इसका जो वेग में परिवर्तन हुआ वो कम हुआ, इसके वेग में परिवर्तन कम हुआ। जब वेग में परिवर्तन कम हुआ तो इस पर लगने वाला बल भी कम था, बल कम था तो इसको पकड़ लिया गया क्योंकि चोट लगने की संभावना कम है। लेकिन बंदूक की गोली बिल्कुल स्थिर थी, शुरू में बिल्कुल स्थिर थी, रुकी हुई थी, अचानक उसका वेग बहुत ज़्यादा कर दिया गया, अचानक वो बहुत ज़्यादा वेग से निकली, तो यानी उसके वेग में परिवर्तन ज़्यादा हो गया, वेग में परिवर्तन ज़्यादा हो गया, वेग में परिवर्तन ज़्यादा हो गया तो बल भी ज़्यादा हो जाएगा, और जब बल ज़्यादा हो जाएगा तो उसे रोकना घातक हो सकता है क्योंकि वो निश्चित रूप से हमें नुकसान पहुंचाने वाली है। इसलिए बंदूक की हल्की गोली को रोकना मुश्किल है, जबकि भारी गेंद को रोकना आसान है, क्योंकि भारी गेंद के वेग में परिवर्तन कम होता है, वेग में परिवर्तन कम होता है तो बल का मान भी कम रहता है, जिससे चोट लगने की संभावना नहीं रहती। लेकिन बंदूक की गोली के वेग में परिवर्तन बहुत ज़्यादा होता है, वेग में परिवर्तन ज़्यादा होता है तो बल का मान भी ज़्यादा हो जाता है, जिससे चोट लगने की संभावना रहती है। तो
न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है उसका गणितीय कथन F बराबर kma, लेकिन सूत्र और मात्रक में k का मान 1 रखा जाता है, इसलिए F बराबर ma फार्मूला ही हम पढ़ते हैं। तीसरा नियम जो है न्यूटन का वो बहुत आसान है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो ये क्या कहता है, यदि हम किसी वस्तु पर क्रिया करते हैं तो वह वस्तु उसके बिल्कुल विपरीत एक प्रतिक्रिया करती है, बिल्कुल अपोजिट। जैसे देखो, ये एक कांच की गोली है, ये दूसरी कांच की गोली है, हमने इस पर चोट पहुंचाई ऐसे, तो इसने इसको इधर धक्का मारा, जैसे ही इस पर टकराएगी ये इसको इधर धक्का मारेगी। अब ये सपोज कि इससे टकरा गई, ये वाली गोली इससे टकरा गई, तो ये इस गोली को तो इधर धक्का मारेगी, लेकिन ये गोली इसको वापस पीछे की ओर धक्का मारती है, इसलिए जैसे इस पे चोट करती है ये वापस खुद पीछे की ओर आ जाती है। तो यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर कोई क्रिया करती है तो वो दूसरी वस्तु उसके बिल्कुल विपरीत क्रिया करती है, जिसे हम प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे जब व्यक्ति नाव चला रहा होता है, तो ये मान लो बोट है, ये बोट है, पानी में वो नाव चला रहा है, जो नाविक है वो नाव चला रहा है, तो वो क्या करता है, पतवार से पानी को पीछे धक्का मारता है, पतवार से पानी को पीछे धक्का मारता है, और पानी जो है वो उसको आगे धक्का मारता है, जिससे वो नाव जो होती है वो आगे की ओर चलती जाती है। तो पतवार से पानी को पीछे धक्का मारा जाता है, पानी नाव को आगे धक्का मारता है। ऐसे ही तैराक करता है, तैराक क्या करता है, पानी को पीछे धक्का मारता है, पानी उसे आगे धक्का मारता है। हम जब चलते हैं तो क्या करते हैं, हम पैर यूँ रखते हैं, ऐसे पाँव जो होते हैं वो यूँ रखते हैं, तो हम धरती को पीछे की ओर धक्का मारते हैं, धरती को पीछे की ओर धक्का मारते हैं, और धरती हमें आगे की ओर धक्का मारती है। सेम रॉकेट का सिस्टम है। रॉकेट में, ये रॉकेट है, मान लो रॉकेट में गैसें भरी होती हैं, नोजल से वो गैसें धरती को नीचे की ओर धक्का मारती हैं और धरती उसे ऊपर की ओर धक्का मार देती है, जिससे वो रॉकेट जो होता है वो हवा में उड़ जाता है। तो इसमें नोजल से गैसें निकलती हैं, ये गैसें धरती को नीचे की ओर धक्का मारती हैं, धरती रॉकेट को ऊपर की ओर धक्का मारती है। और जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो गोली आगे की ओर जाती है और बंदूक को पीछे की ओर झटका लगता है। ये सारे क्रिया प्रतिक्रिया नियम के उदाहरण है हमारे पास। जब नाविक नाव चलाता है तो नाव को पीछे, पतवार को पीछे की ओर पानी धक्का मारता है, पानी नाव को आगे की ओर, तैराक आगे की ओर जाता है, पानी को तैराक पीछे की ओर धक्का मारता है, इसीलिए पानी उसे आगे की ओर धक्का मारता है। बंदूक से गोली निकलती है, गोली आगे की ओर जाती है, बंदूक को पीछे की ओर झटका लगता है। यानी बंदूक गोली पर आगे की ओर बल लगाती है तो गोली बंदूक पर पीछे की ओर बल लगाती है। रॉकेट धरती को नीचे की ओर धक्का मारता है, धरती रॉकेट को ऊपर की ओर धक्का मारती है। तो यानी जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है वो क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत कोई ना कोई प्रतिक्रिया होती है, और इस क्रिया प्रतिक्रिया में जो बल होता है वो बिल्कुल बराबर होता है, लेकिन उसकी दिशा विपरीत होती है। यानी एक ने अगर इधर बल लगाया है तो दूसरा उसके बराबर बल लगाएगा, लेकिन इधर लगाएगा, दिशा विपरीत होगी। क्लियर? तो ये जो है न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो समझ आया है, अच्छा लगा है, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मिलेंगे संवेग संरक्षण की अवधारणा के साथ। धन्यवाद।